हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। अब आपको ना कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, जैसे कि ये पोस्टमैन का पिक्चर आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, लोग ईंटें बना रहे हैं या ये जो हैं कपड़े बेच रही हैं। ये जो कॉटन है, ये कॉटन बॉल्स जो हैं वो उसको खेतों से चुन रही हैं, राइट। अब हमने देख लिए पिक्चर्स, अब देखते हैं कुली हैं जो कि सामान ढो रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। आपको क्या करना है भाई, इन पिक्चर्स को देखना है और क्या करना है, यू विल फाइंड, आप क्या पाते हैं, दैट द पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो लोग हैं वो अलग अलग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज है, यानी कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यही मतलब हुआ कि हम ऐसे काम करें जिसमें बदले में हमें पैसे मिलते हैं। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे कि हम जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एक फार्मर है तो वो क्या करेगा, वो क्रॉप को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और कुछ जो है वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी किसका देखा था, पोस्टमैन का एग्जाम्पल देखा था। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही हैं। एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। हर वक्त ये एक्टिविटीज़ हमारे आसपास चल रही हैं। इवन अभी आप बात कर रहे हो ना, तब भी एक्टिविटीज़ आपके आसपास चल रही हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? हम इन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से समझ सकते हैं? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप दैम। एक तरीका तो ये कि इन एक्टिविटीज़ को समझने का कि हम इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दें। पहला ग्रुप बन जाए, दूसरा ग्रुप बन जाए, तीसरा ग्रुप बन जाए, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी में जहाँ की कोई भी नेचुरल चीज़ से आप डायरेक्टली कुछ ले रहे हो। सेकेंडरी जब उससे आप कोई सामान बना रहे हो। और टर्शरी मतलब सर्विसेज देना, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कराना, सर्विसेज देना। आगे आप डिटेल में समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे आते हैं। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम ना देखो शुरू करेंगे, हम विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उनसे ही प्रारंभ करते हैं कि अलग अलग टाइप के जो है काम कैसे कैसे होते हैं। सो देयर आर मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली, जो कि अंडरटेकन मतलब जिसमें काम ही शुरू होता है डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से ही यूज़ करते हुए वो शुरू होती हैं एक्टिविटीज़। टेक फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन तो क्या है भाई, प्राइमरी एक्टिविटी है। बिल्कुल हम डायरेक्ट नेचर से ही हम इसको ले रहे हैं, इसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन, की कब होता है, जबकि इस क्रॉप का सीजन होता है, इस फसल का सीजन होता है। कॉटन की खेती तभी होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल। तो देखो क्या होता है, कॉटन उगाने के लिए हम बोल रहे हैं मेनली तो हम जो है नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम रेनफॉल पर या सनशाइन पर या क्लाइमेट पर, है ना, डिपेंड करते हैं। लेकिन इंटायरली नहीं करते। इंटायरली मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि बस सिर्फ अगर रेनफॉल होगी, सनशाइन होगा और क्लाइमेट अच्छा होगा तो कॉटन उग जाएगी। मेनली नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। सो सिर्फ इसी चीज़ पर हम डिपेंड नहीं करते, और भी चीज़ें हैं, जैसे भाई मैन पावर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और भी चीज़ों में। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है ना। जब आप कॉटन उगाते हो तो भाई ये जो कॉटन है हमारी, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होती है। सिमिलरली इसी तरीके से इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, है ना, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स, है ना। उनके अंदर, बॉडी के अंदर गाय है, भैंस है, गोट है, कैमल है, इनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो दूध दे पाते हैं, या फिर मुर्गी वगैरह जो है उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से अंडे दे पाते हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ पर होता है, द प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर। फॉडर मतलब होता है जो वो खाते हैं, चारा वगैरह, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो द प्रोडक्ट हेयर, मिल्क जो है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली इसी तरीके से मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं, जो मतलब प्योर होते हैं, जिसके अंदर से फिर हम लोग मिनरल्स वगैरह निकालेंगे, ठीक है, आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये भी बिल्कुल नेचुरली निकाले जाते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइटिंग हियर? एक्सप्लॉइटिंग मीन्स यूज़ करके। यहाँ पर एक्सप्लॉइट मतलब ख़राब करना नहीं है, वो कह रहे हैं जब हम नेचर को यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्सेज को, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कहलाती है हमारी प्राइमरी सेक्टर की। अब इसे वाई प्राइमरी, मतलब इसे प्राइमरी क्यों बोलते हैं एक्टिविटी? दिस इज़ बिकॉज, ये किस कारण से है, दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी ही बेस होती है दूसरे प्रोडक्ट का। मान लो कि आप एक शर्ट पहने हो,
शर्ट किससे बनी है? कॉटन की शर्ट आपने मान लो पहन रखी है, तो वो कॉटन तो नेचुरली उगाई गई है ना, ठीक है, नेचर ही उसका मेन सोर्स हो गया, तो वो बेस है ना एक तरीके से, उसके बोल रहे हैं दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। सब्सिक्वेंटली मतलब एक तरीके से क्रमशः हम जो चीज़ें बनाते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर। भाई देखो, ज़्यादातर जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर से मिलते हैं, डेयरी से मिलते हैं, फिशिंग नेचुरल तो है ना, मछली तो नेचुरली हो गई ना, नेचुरली पानी में है वो हम उसे ले लेते हैं, और फॉरेस्ट्री जंगल से मिलते हैं। और दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या हो गया? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। आई होप इतना समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें नेचर से डायरेक्ट ली जा रही हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, जैसे कि खेती हो गया, जैसे मुर्गी के अंडे हम ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर कॉटन उगा रहे हैं तो फिर कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारा उगाना, ठीक है, या डायरेक्टली नेचर से लेना, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। चलो नेक्स्ट बात देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा था सेकेंडरी सेक्टर, जो कवर करता है हमारी एक्टिविटीज़ को इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। होता क्या है, आपने कुछ उगाया, अब आप उसको उगा के किसी फैक्ट्री वगैरह में बेच देते हो, ठीक है, किसी फैक्ट्री वगैरह को बेच देते हो, और फिर वहाँ पर उससे कुछ नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। यानी नए नए प्रोडक्टों को बनाना नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, वो हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि आपने अंडा यूज़ किया और अंडा यूज़ करके आपने उससे ब्रेड या केक वगैरह भी बनाया, तो वो बनाने वाला जो प्रोसेस हुआ वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इसमें क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से इसको जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी के बाद ये जो है ये सेकेंड नंबर का स्टेप होता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। अब सेकेंडरी एक्टिविटी में कोई भी जो प्रोडक्ट है वो नेचर से हम प्रोड्यूस नहीं करवाते, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ असेंशियल। बट बल्कि हम इसमें क्या करते हैं, हम उस नेचर से लाए हुए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ उससे बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसमें मतलब एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, ये तो फैक्ट्री में भी हो सकता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम है ना, बनाने का काम, एक वर्कशॉप में भी हो सकता है, या फिर एट होम मतलब घर पे भी ये काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूजिंग कॉटन फाइबर की, अगर हम फ्रॉम अ प्लांट अगर हम कॉटन फाइबर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वी स्पिन यार्न, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉटन से हम यार्न बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, वीव करके फिर क्लोथ भी बना लेते हैं। यूजिंग शुगर केन, हम गन्ने को यूज़ करते हैं एक रॉ मटेरियल की तरह, और वी मेक शुगर या फिर गुड़, है ना। तो गन्ने से हम क्या बनाते हैं भाई, हम चीनी बनाते हैं, हम गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ यानी कि मिट्टी काय में कन्वर्ट करते हैं, इनटू ब्रिक्स, हम उससे क्या बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, और यूज़ करते हैं ब्रिक्स को, ईंटों को, टू मेक हाउस और बिल्डिंग्स। तो सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये सेक्टर जो है धीरे धीरे किससे एसोसिएट होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है इंडस्ट्रीज से, मतलब एसोसिएटेड है विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, दैट केम अप, इट इज़ नोन एज या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड सेक्टर था, और सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, क्योंकि इसमें कुछ भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके। यानी प्राइमरी जो हो गया वो बेस हो गया, फिर सेकेंडरी में कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं उससे। आफ्टर प्राइमरी द सेकेंडरी, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पहला स्टेप हो गया उगाना, दूसरा स्टेप हो गया उस उगे हुए से बनाना, राइट। देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़, अब तीसरी कैटेगरी आती है, दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर। अब ये होती है हमारी टर्शरी सेक्टर, एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अबव टू। वो ऊपर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बोले थे ना, उससे ये काफ़ी डिफरेंट रहती है। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इंपॉर्टेंट लाइन है, आंसर में यूज़ कर सकते हो कि भाई ये ना डेवलपमेंट में बहुत काम आती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के। कैसे? अच्छा चलो मानते हैं कि हमने क्या किया, एक कॉटन के खेत में बहुत सारी कॉटन उग गई तो उसको इंडस्ट्री में भेजना है, तो भेजना है तो कि किसान अपने कंधे पर रख के तो नहीं लेके जाएगा, क्या करेगा भाई, किसी ट्रक को बुलाएगा, हायर करेगा, ट्रैक्टर को हायर करेगा, और फिर वो वहाँ से इंडस्ट्री तक पहुँचाएगा। तो ये जो ट्रक वाला है ना, ये वाला जो जिस चीज़ की हम बात करें, ये आता है टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसके बिना आप समझो कि किसान अपने खेत का सामान अगर इंडस्ट्री तक पहुंचा ही नहीं पाएगा, तो प्राइमरी सेक्टर बेकार और सेकेंडरी सेक्टर भी बेकार, क्योंकि इंडस्ट्री में पहुंचा नहीं तो वो कुछ नहीं बना पाएंगे। सो दैट इज़ डेफिनेटली डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है वो पूरी तरह से अब डिपेंडेंट हो गया हमारा टर्शरी सेक्टर पर।
अब मान लीजिए गन्ना उगाया गया, गन्ने को उगाने के बाद हमने चीनी बनानी है इंडस्ट्री में ले जाके उससे, तो गन्ना कोई हाथ में लेके तो नहीं जाएगा, क्या करेगा, उसको ट्रक वगैरह में लोड करवाएगा और फिर लेके जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है, अकेले ट्रांसपोर्ट नहीं। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे भी एक सर्विस है, राइट, या मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हूँ। एक डॉक्टर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, इंजीनियर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज वाला होता है ना, जिसमें ना तो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है ना तो कुछ हम बना रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आपको, ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ अपने आप में ही डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, ये जो हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती, बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट ना, इनसे बहुत मदद मिल जाती है, बहुत सपोर्ट मिल जाता है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, कि भाई हम कुछ भी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारा, हम जो भी उगा रहे हैं, उगा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम उसे बेच सकें। बेचेंगे कैसे, हाथ में लेके नहीं जाएंगे, तो हम उसे ले जा सकें, तो उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर द प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी सेक्टर, है ना, गुड्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में वो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, है ना, तो उनको ज़रूरत है कि वो ट्रांसपोर्ट हों ट्रक्स के द्वारा या फिर ट्रेन्स के द्वारा, एंड देन सोल्ड इन अ होलसेल और रिटेल शॉप्स। उनको होलसेल, या फिर होलसेल क्या होता है, जो इकट्ठा खरीद लेते हैं। मान लो कि आपने 50 किलो उगाया, तो उन्होंने बोला ठीक है हमें 50 किलो या 25 किलो हमें ही बेच दो। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, रिटेल शॉप्स क्या होती हैं, जो आपको 1 किलो, आधा किलो, पाव भर, जैसे जिन पर हम लोग जाते हैं बेसिकली, वो रिटेल शॉप्स होती हैं जो थोड़ा थोड़ा दे देती हैं। होलसेलर क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है उनसे डायरेक्टली खरीदते हैं, और रिटेलर क्या होता है, होलसेलर से ले लेता है थोड़ा और फिर उसको बेचता जाता है थोड़ा थोड़ा रिटेल में। एट टाइम्स कई बार क्या होता है, इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स, कई बार तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो उगाया गया है उसको हम स्टोर करें, संभाल के रखें गोडाउन्स में, है ना, वरना कीड़े खा जाएंगे, वरना तो बाहर पड़ी फसल बेकार ही हो जाएगी। सो वी मे ऑल्सो नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन, है ना, हमें दूसरों से बात भी करनी पड़ती है कई बार फ़ोन पे, और हमें लेटर्स भी भेजने पड़ते हैं, तो ये भी फ़ोन पे बात करना, लेटर्स भेजना, यू नो, कम्युनिकेशन, और बोरो मनी भी करनी पड़ती है कई बार बैंक से। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये भी टर्शरी में आता है, बिकॉज यहाँ लोग सर्विस करते हैं टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, है ना। तो चाहे बैंकिंग हो, चाहे देखो एक किसान है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, किसान है, उसको अपनी फसल उगानी है, तो उसको उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि भाई वो सीधा बीज ला सके, या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह को यूज़ अगर उसे करना है, या कुछ भी उसका जो खर्चे होते हैं उसके लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो कई बार किसान क्या करता है, बैंक के पास जाता है, पैसे उधार लेता है, और जब उसकी फसल पूरी तैयार हो जाती है तो उसको वापस दे देता है। तो बैंक भी यहाँ पर उसको हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्पिंग हैंड हो गया एक तरीके से, उसके डेवलपमेंट में एक सहायक हो गया, हेल्पिंग एज हो गया एक तरीके से, है ना। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये भी जो है वो बैंक वाला जो जॉब है हमारा, ये भी टर्शरी में आता है। फ़ोन पे भी हम कई बार बात करते हैं कि भाई हमारी फसल जो है तैयार हो गई है, आप बताइए गोडाउन कहाँ पर है, तो वो जो कम्युनिकेशन वाला सेक्टर हो गया, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो सब जो हैं, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट करती हैं सर्विसेज को रादर देन गुड्स, तो द टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज, सर्विस सेक्टर में बहुत सारी कुछ ज़रूरी सर्विसेज भी आ जाती हैं, दैट मीन नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से ही मतलब लिंक्ड हो। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स, है ना, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि हमें टीचर्स की ज़रूरत है, तो वो प्रोडक्शन से हम लोग तो कुछ रिलेट नहीं करते ना, है ना। मेरा कोई खेत से कोई संबंध नहीं है इस वक्त, मेरी जॉब का और खेत में उगे हुए किसान की फसल का कोई आपस में तो रिलेशन नहीं है। डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि वॉशरमैन हो गया, कपड़े धोने वाला धोबी, बार्बर्स हो गए, यू नो, जो बाल बाल काटते हैं, नाई, कॉबलर हो गया, मोची जो जूते वगैरह ठीक करता है, लॉयर्स हो गए आपके वकील, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे IAS PCS वगैरह का, अकाउंटिंग वर्क्स जो भी करते हैं। तो ये जो सारे के सारे हैं ना, ये एग्जाम्पल हो गए आपके टर्शरी सेक्टर की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। इन रिसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो सर्टेन न्यू सर्विसेज जो आ गई हैं वो हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि नई जो सर्विसेज जनरेट हुई हैं वो ही हैं IT में बहुत ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और अभी कोरोना काल के बाद तो मतलब सुनो कि भाई ये छा गई हैं सब चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह, सच एज जैसे इंटरनेट हो गया, कैफ़े हो गया, ATM बूथ्स हो गए, ठीक है, कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, एटसेट्रा हैव बिकम इंपॉर्टेंट। और ये सब जो हैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं। भाई ATM वगैरह आज से बात करो अगर आप 20 साल पहले की, तो इतने थोड़ी ना पाए जाते थे, या फिर इंटरनेट कैफ़े वगैरह 20 साल पहले थे, लेकिन उस लेवल पर नहीं थे जितने कि अब तो मतलब बहुत ही कॉमन होती जा रही हैं सब चीज़ें, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो आर ग्रुप्ड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो बोल रहे हैं कि भाई हम उन्हें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं, बट आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल अच्छे से आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। कैसे हाईली इंटरडिपेंडेंट है? आप कॉटन उगाने वाला एग्जांपल भी दे सकते हो कि किसान उगाता है तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है, उगने के बाद वो इंडस्ट्री में बेचता है बनने के लिए, तो इंडस्ट्री में बनना सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है, और तीसरी बात है कि पहुंचाने के लिए वो जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अब अगर इंटरडिपेंडेंट कैसे दिखा सकते हो कि अगर उगाएगा ही नहीं तो इंडस्ट्री वाला बनाएगा क्या? अच्छा, अब उगा लिया और इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचा तो किसान इतने सारे का करेगा क्या? अच्छा, अगर उगा लिया और इंडस्ट्री में चाहिए लेकिन ट्रांसपोर्ट वाला ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो पहुंचेगा कैसे? राइट, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो इसीलिए ये लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। इमेजिन करो, यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं हमें। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द फार्मर क्या कर दे, रिफ्यूज़ कर दे टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। बोला कि मैं तुम्हें कुछ गन्ना बेचूंगा ही नहीं, है ना। ऐसा मान के चलो कि कोई फार्मर्स हैं वो रिफ्यूज़ कर दें सेल करना शुगर केन को टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल में, तो द मिल विल हैव टू शट डाउन। तो मिल को क्या होना पड़ेगा? वो इसको तो बंद ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको अगर कोई गन्ना नहीं बेच रहा है, फार्मर्स मना ही कर दें, एक फार्मर भी नहीं है, सारे फार्मर्स कह दें कि हम इस शुगर मिल को गन्ना नहीं बेचेंगे, तो क्या करेगा? एट द एंड ऑफ द उसकी शुगर मिल बंद हो जाएगी। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, है ना। यहाँ हमें ये पता चला कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो किस तरीके से हमारे प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप तभी बना सकते हो जबकि आपको प्राइमरी सेक्टर वाला अपना सामान देगा, है ना। कच्चा माल तो आपको वहीं से प्रोवाइड होगा। अब आइए नेक्स्ट क्या दे रखा है। इमेजिन करिए व्हाट वुड हैपन टू द कॉटन कल्टिवेशन इफ कंपनीज डिसाइड कर लें नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट। अगर कंपनी डिसाइड कर ले कि हमने इंडियन मार्केट से कुछ नहीं खरीदना, ठीक है, तो फिर क्या होगा कॉटन कल्टीवेशन का? ठीक है, ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो और वो क्या कहें कि भाई जितनी भी कॉटन लेंगे वो दूसरे कंट्रीज से लेंगे, तो हमारा तो कॉटन कल्टीवेशन का काम खत्म ही हो जाएगा। तो इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल, हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा एंड द फार्मर्स बिकम लेस प्रॉफिटेबल। और जो फार्मर्स हैं उनका जो है नहीं मे इवन गो बैंकरप्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो फसल उन्होंने उगाई थी उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं कुछ उधार लिया होगा पैसा बैंक से, तो बिल्कुल बैंकरप्ट ही हो जाएंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, उनका माल ही नहीं बिकेगा, तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे वापस देने के लिए बैंक को? इफ़ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स, अगर उन्होंने कर लिया ठीक है कि चलो कॉटन कोई खरीद ही नहीं रहा है तो ठीक है हम कॉटन की जगह कुछ और उगाते हैं, तब तो बात अलग है ना। क्विकली वो स्विच कर दें तब तो बात अलग है, अदरवाइज़ अगर वो सिर्फ कॉटन उगाएंगे तो मतलब काम चल ही नहीं सकता ना, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो बनाने वाला बना के करेगा क्या? कॉटन प्राइजेस विल फॉल, और कॉटन प्राइजेस भी जो है वो नीचे आ जाएंगे। फार्मर्स बाय करेंगे मैनी गुड्स को सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, है ना। तो फार्मर्स ये सब चीज़ें खरीदते हैं। इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स और पंप्स गो अप। अगर मान लो कि फर्टिलाइजर्स के और पंप सेट के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपको जो फसल तैयार होकर मिलेगी ना उसके दाम भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर लागत ज़्यादा आएगी किसान को तो सीधी सी बात है कि वो आपको महंगाई तो बेचेगा, फिर वो सस्ता थोड़ी ना बेच देगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज, तो कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी एंड द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड, और उनका जो प्रॉफिट होता है किसानों का, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा महंगा बेच दिया तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अब देखो हो गया ना इंटरडिपेंडेंट, कि अगर सेकेंडरी चीज़ें हो गई तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ गया क्या चीज़, पेस्टिसाइड्स खरीदना या फर्टिलाइज़र्स लेना या पंप सेट वगैरह लेना, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी एक्टिविटी वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो किसान जो है ये चीज़ें महंगी खरीद पाएगा, उसका खर्चा ज़्यादा हो गया। अगर उसने बहुत ज़्यादा महंगी बेची तो लोग उसका माल नहीं खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, अगर वो सिंपल रेट्स पे बेच देता है तो किसान का अपना प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड, तो जो लोग हैं इंडस्ट्रियल या फिर सर्विस सेक्टर में उनको खाने की ज़रूरत होती है, राइट। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो भूख तो लगेगी ना, खाना तो खाओगे ना। इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज़ अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स जो है स्ट्राइक कर दें एंड लॉरीज रिफ्यूज़ कर दें टू टेक वेजिटेबल्स, हम लेके नहीं जाएंगे, तुमने उगा ली हो क्या, हमारी स्ट्राइक है हम नहीं लेके जाएंगे, मिल्क भी नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम रूरल एरिया से, गांव वगैरह में जहाँ उगता है वहाँ से नहीं लेके जाएंगे, तो फूड विल बिकम स्कार्स, यानी उसकी कमी हो जाएगी इन अर्बन एरियाज, शहरों में उस खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जानी है। वेरएस अगर हम बात करते हैं फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट, तो उनका भी लॉस हो जाता है। फार्मर बेचारा अपना बेच ही नहीं पाएगा, उसका तो सड़ के ही जाएगा, तो उसको पैसे का भी सारा
लॉस हो जाएगा। इधर जो शहर में है उनको सामान नहीं मिला और इधर जो किसान हैं हमारे उनका सामान नहीं बिका, तो दोनों तरफ ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। लेट्स वर्क दिस आउट। चलो ये ना आप अपने आप करना। चलो मैं आगे पढ़ाती हूँ, मतलब अपने चैप्टर की तरफ आ जाती हूँ। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। चलो अब हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर लेते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बहुत सारा प्रोडक्शन है, वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी सेक्टर की, ये प्रोड्यूस करती है वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? वो होते हैं प्रोड्यूस हमारे प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में बेस पैदा होता है एक तरीके से, फिर उससे जो गुड्स बनते हैं वो सेकेंडरी में, और जो सर्विसेज हमें मिलती हैं वो मिलती है टर्शरी सेक्टर से। ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम। तीनों ही सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में खेतों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में लोग बहुत काम करते हैं, और टर्शरी सेक्टर तो पूरा ही सर्विस बेस्ड है। ठीक है, ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। द नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? देयर फॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो तीसरा स्टेप क्या आता है कि भाई जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम ये देखें कि हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं किसी भी सेक्टर से, है ना। अभी हम अंदाज़ा लगाएंगे कि प्राइमरी सेक्टर से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी से हमें कितना पैसा प्रोड्यूस हो रहा है, और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उससे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमको मिल रही हैं, आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। प्राइमरी में कितने लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने कर रहे हैं, और टर्शरी में कितने लोग काम करते हैं। इन एन इकोनॉमी अगर हम बात करें, देयर कुड बी 1 और मोर सेक्टर्स हो सकते हैं। इकोनॉमी के 1 या 2 से ज़्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं विच आर डोमिनेंट, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि कितने ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन और कितने ज़्यादा लोग उस सेक्टर में काम करते हैं। जैसे खेती, हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग खेती करते हैं। वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली, अगर हम कहें कि स्मॉल इन साइज़ है, यानी कि मान लीजिए कि खेती में अगर 50% जनसंख्या तो 25-25 मान लो बाकी सेक्टर्स में लगी हुई है। एक रफ आइडिया बोल रही हूँ। तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि भाई एक स्मॉल साइज़ तो हमारा बाकी 2 सेक्टर में है, लेकिन एक लार्ज साइज पॉपुलेशन का जो है वो इन सेक्टर्स में लगा हुआ है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो हम किस तरीके से काउंट करते हैं अलग अलग गुड्स को और सर्विसेज को, हमें कैसे पता चलता है कि भाई कहाँ कितना होगा, कहाँ कितनी सर्विसेज हैं, एंड टोटल प्रोडक्शन ईच सेक्टर का कितना हुआ। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। चलो चेक करते हैं कैसे करते हैं। विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। मतलब थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें उग रही हैं तो आपको क्या लगेगा, ये तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, भाई हमें तो पता चल ही नहीं सकता। हम कैसे पता चलाएंगे कि आज किसान ने कितनी लौकी उगा ली। ठीक है, तो नाउ नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, ये कोई बहुत बड़ा टास्क है, यू माइट ऑल्सो वंडर, आप सोचने में मजबूर होते हो कि हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर्स। तो हम किस तरीके से इनको जोड़ें कि भाई कितनी कार प्रोड्यूस हो गई, कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस हो गए, कितनी कीलें, कितना फर्नीचर, ये सब प्रोड्यूस हुआ। इट वुडंट मेक सेंस, मतलब कुछ इसका कोई सेंस नहीं है। यू आर राइट इन थिंकिंग सो, है ना, आप बिल्कुल सही हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हम गिनती तो नहीं कर सकते इस तरह से। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं दैट द वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वैल्यूज़ को, है ना, कीमत को, और कीमत जो हमारी सर्विस की कीमत है और जो हमारी सामान की कीमत है, शुड बी यूज़, हमें उसको यूज़ करना चाहिए रादर देन किसके बजाय एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। अब मान लो कि मैंने एक कील की फैक्ट्री है मेरी, तो मैंने तो मान लीजिए आज 1 लाख कीलें बना दी। ठीक है, 1 लाख कीलें बेची, तो मान लो कि 1 रुपये की एक कील भी बिक रही है, तो 1 लाख रुपये का सामान मैंने बेच दिया। और दूसरी तरफ हमारा क्या हो रहा है, दूसरी तरफ किसी ने एक कार बना ली, तो एक कार बनाई तो उसने बेच दी 10 लाख रुपए की। तो अब ये तो नहीं कर सकते ना कि मैंने 1 लाख सामान बेच दिया, उसने 1 बेचा, तब तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम कैसे करें फिर ऐसे काउंट। तो इसी वजह से हम उसको वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ 10,000 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹20 पर kg। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम 10,000 किलो जो है गेहूँ हैं उसको बेचते हैं हम 20 रुपये किलो के हिसाब से, यानी कि 1 किलो आता है 20 रुपये का, तो हमें 10,000 किलो बेचना है, तो क्या होगा, तो वैल्यू बन जाएगी व्हीट की करीबन 2 लाख रुपए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स की कितनी बनेगी, 15 रुपये।
एक कोकोनट को अगर मिलता है और 5,000 अगर बेचे जाए तो 75,000 रुपये। तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सम अप करते हैं इस बात को कि हम ना क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ चीज़ें नहीं गिनते, हम क्या करते हैं कि वैल्यू काउंट करते हैं कि किसने कितने रुपए का सामान बेच लिया। रिमेंबर, याद करो, देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिकॉशन, हमें क्या लेना है, क्या चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है सबको काउंट करते टाइम। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। अब अपना हर एक सर्विस को या हर एक गुड को जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते हर बार। कैसे काउंट नहीं कर सकते? मान लो कि आपने बिस्किट बनाया, बिस्किट बनाने के लिए आपने आटे का यूज़ किया होगा, मैदा का यूज़ किया होगा, चीनी का यूज़ किया होगा, मगर अगर आप इसको बार बार गिनो, मतलब पहले आप गेहूं की भी कॉस्ट लगा लो, फिर आप आटे की कॉस्ट लगा लो, आटे की पीसने की कॉस्ट लगा लो, फिर बिस्किट जहाँ पहुँचा आप ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगा दो, बिस्किट जितने का बना उसकी कॉस्ट लगा दो, तो कॉस्ट लास्ट में जो बना फिर तो पीछे से भी कॉस्ट लगती आ रही है, फिर दोबारा आपने कॉस्ट लगा दी, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो बिस्कुट 10 रुपये का बिक रहा है, 20 रुपये का बिक रहा है, तो हमें सिर्फ वो गिनना है, पीछे से क्या उसका सफ़र था हमें उसको नहीं गिनना है। टेक फॉर इंटेंस, मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ फार्मर हु सेल्स वीट, एक फार्मर जो कि वीट बेचता है टू अ फ्लोर मिल, है ना, आटा पीसने वाली कंपनी को या फ्लोर मिल को, फॉर ₹20 पर केजी। द मिल क्या करती है, उसको ग्राइंड करती है, पीसती है वीट को एंड सेल कर देती है फ्लावर यानी आटे को, किसको, बिस्किट वाली कंपनी को, 25 रुपये केजी के हिसाब से, ठीक है। 20 रुपये उसने लिया था, 25 रुपये उसने आगे बेच दिया। द बिस्किट कंपनी यूज़ करेगी इस फ्लावर को एंड थिंग्स को, सच एज शुगर को यूज़ करेगी, ऑयल को यूज़ करेगी, फ्लावर पैकेट्स को यूज़ करेगी ऑफ बिस्किट्स के। इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू दी कंज्यूमर। अब क्या करेगी, मार्केट में जाएगी और कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं ना, जो यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग, फॉर ₹80 यानी कि 20 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से। सो बिस्कुट्स आर द फाइनल गुड्स, ठीक है। जो लास्ट में बन के निकल आता है, जो सीधा कंज्यूमर को मिलता है, वही होता है हमारा फाइनल गुड्स, ठीक है। और हमें इसे ही काउंट करना है, इसी की वैल्यू काउंट करनी है एक्चुअली। गुड्स दैट रीच द कस्टमर्स, हमें वही हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, तो ऐसा क्यों करते हैं हम कि भाई ओनली फाइनल गुड्स या फिर ओनली फाइनल सर्विसेज को ही हम काउंट करते हैं। इन कंट्रास्ट दो फाइनल गुड्स सच एज वीट हो गया एंड द वीट फ्लावर हो गया, इन द एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, इंटरमीडिएट जो बीच बीच में आते जाते, एक तरीके से जहाँ से स्टार्ट किया हमने गेहूँ से स्टार्ट किया, फिर उसका आटा पिसा, फिर उसके बाद वो आगे गया, फाइनली लास्ट में मान लो बिस्कुट है, तो ये जो पीछे ये भी सारे जो बनेंगे ना चीज़ें, ये इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज को। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड होती है इसमें। द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, यहाँ पर सब मिक्स रहता है। हैंस द वैल्यू ऑफ ₹80 फॉर द बिस्कुट्स, यानी कि फाइनल गुड की ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें द वैल्यू ऑफ फ्लावर, है ना, सब इसमें इंक्लूड है। जो पीछे से भी खर्चा हो रहा है ना, तो जो फाइनल गुड हमारा बिक रहा है, तो वो पीछे से सारे खर्चे लगा के ही फाइनल गुड की कीमत तैयार की जाती है। Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct. ठीक है, अलग अलग हमें उसको जोड़ना सही नहीं होता, because that then we would be counting the value of same things a number of times, बार बार ही, नहीं तो फिर तो वो काउंट हो जाएंगी, फर्स्ट एज wheat, then as flour and finally as biscuits, तो वो हम नहीं कर सकते ऐसा। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide करता है टोटल प्रोडक्शन को ऑफ द सेक्टर ऑफ द ईयर, है ना, कि भाई वैल्यू मान लो कि 20 रुपये वाले 20 लाख बिस्किट बिक गए, पैकेट बिक गए, तो उसके हिसाब से फिर जो है जो भी पैसा आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा कि भाई इस एरिया से, इस सेक्टर से हमें इतना पैसा प्रोड्यूस हुआ इस बार, ठीक है। वापस पढ़ो इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है ये। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, फाइनल गुड्स की वैल्यू, राइट, जो प्रोड्यूस होती है सर्विसेज, और मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं हर सेक्टर में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर में, वो प्रोवाइड करती है हमारी टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर फॉर दैट ईयर। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन दीज सेक्टर्स क्या कहलाता है, गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP ऑफ द कंट्री से बनती है।
सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, ठीक है। इस सेक्टर ने 5 लाख कमाए, इस सेक्टर ने मान लो 3 लाख और इस सेक्टर से आए 7 लाख। तो इस तरीके से सबको प्लस कर दो तो हमारा जीडीपी बनता है इससे, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ अ कंट्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज जीडीपी? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज जीडीपी? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। पूरा यहाँ तक डेफिनेशन इसका लिख के आइएगा। जीडीपी क्या शो करती है? हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी ये शो करती है कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है कितनी बड़ी है। इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, मतलब काफ़ी यार, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क है ये जीडीपी को मेजर करना, इज़ अंडरटेकन बाय। लेकिन ये इतना बड़ा टास्क जो है किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेट करती है हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से एंड प्राइजेज, एंड देन एस्टिमेट करते हैं कि भाई जीडीपी कितना होना है हुआ इस बार का, राइट। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, बहुत ज़्यादा बड़ा ना चेंज आया सेक्टर्स में। जनरली क्या होता था? इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्री of many now developed countries का that an initial stages of development primary sector was the most important sector of the economic activity। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम ये देखेंगे कि दुनिया में ना जितने भी कंट्रीज़ हैं अलग अलग, पहले तो क्या होता था? प्राइमरी सेक्टर जो होता था वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि पहले देखो फैक्ट्रीज तो होती थी नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती नहीं थी, ठीक है। तो सब लोग क्या करते थे? खेती करते थे या फिर जानवर पालते थे, तो इसी प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हुए थे, मतलब एक तरीके से, है ना। एज द मैथड ऑफ फार्मिंग जैसे चेंज हुआ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रॉस्परस होना शुरू हुआ, मतलब थोड़ा समृद्ध होना शुरू हुआ। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। अब क्या हुआ? पहले तो एक किसान था, मान लो कि वो अपनी थोड़ी ज़मीन पे थोड़ा सा अपने खाने के लिए उगा लेता था। सभी किसान होंगे, सभी मतलब ऐसे ही काम करते होंगे, अपना कोई जंगल से तोड़ के ले आया तो खा लिया, किसी ने अपनी मिट्टी पे उगा लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ये जो फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, ये बहुत प्रॉस्परस होना शुरू हो गया, ठीक है। अब बहुत सारा उगने लगा एक साथ, तो क्या होता है? मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे लोगों ने दूसरी एक्टिविटीज़ में जाना भी शुरू कर दिया। इतना सारा तो नहीं खा सकते ना, तो कुछ और भी करना है उसका। दीज वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, मतलब धीरे धीरे क्राफ्ट पर्सनस बन गए लोग, ट्रेडर्स बन गए। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स मतलब इंक्रीज हुई है ये। बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी सेक्टर, मतलब अलग अलग टाइप की सर्विसेज भी आ गई फिर। हाउएवर फिर भी एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर भी मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ज़्यादातर जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। और अभी भी अगर हम बात करें ना, अभी भी प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान का काम करता है, मतलब प्रोड्यूस करने का काम करता है एक तरीके से चीज़ों को। ओवर अ लॉन्ग टाइम अगर हम बात करें, मोर देन 100 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, उस समय इतने साल पहले की, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आए थे, ये इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, तो फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। तो फैक्ट्रीज आने लगी, अभी बहुत सारा कुछ उग गया, तो लोगों को आइडिया लगाओ कि इससे कुछ और बनाते हैं, तो फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह आई, फैक्ट्रीज़ वगैरह आई। एंड दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड इन फार्म्स, और जो लोग फार्म्स में पहले काम किया करते थे, नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज। तो उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया भाई? फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया इन लार्ज नंबर्स, मतलब बहुत सारे लोग जो थे, जो पहले किसान का काम करते थे, वो फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे। दे वर फोर्स टू डू सो, वो बिल्कुल फोर्स थे ऐसा करने के लिए। एज यू रेड इन हिस्ट्री चैप्टर्स, पीपल बिगिन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स, लोगों ने यूज़ करना शुरू किया और ज़्यादा अलग अलग टाइप का सामान, दैट वो प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। क्योंकि फैक्ट्रीज में ना काफ़ी सस्ता बन जाता होगा, एक साथ बहुत कुछ प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो लोगों ने क्या किया? अलग अलग टाइप के गुड्स सामानों को भी यूज़ करना शुरू किया। पहले तो क्या था? रॉ मटेरियल उग रहा है, बस उसी को यूज़ करते होंगे। धीरे धीरे जब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आई, तो उन्होंने उसमें बनने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स को भी यूज़ करना शुरू किया। सेकेंडरी सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, टोटल प्रोडक्शन में, जीडीपी के और एम्प्लॉयमेंट में, उसमें बहुत सारे लोग काम करने लगे। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड
टेकन प्लेस, मतलब क्या हुआ, लोग शिफ्टों में काम करने लगे, सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट. दिस मीन्स दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैड चेंज. इंपॉर्टेंस जो थी सेक्टर की बिल्कुल बदल गई. पहले प्राइमरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर क्या हुआ, सेकेंडरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. इसमें बहुत सारे लोग आ गए, लोग है ना शिफ्टों में काम करने लगे. इन द पास्ट 100 ईयर्स की अगर हम बात करें, देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट. अब पास्ट 100 सालों में फिर फर्दर चेंज आया सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर में. वो डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया कंट्रीज़ में. द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. अब सेकेंडरी जो सेक्टर था, नहीं सॉरी, सर्विस सेक्टर जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया टोटल प्रोडक्शन में सर्विसेज की. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. तो ज़्यादातर जो लोग हैं, वर्किंग जो पीपल हैं, वो एम्प्लॉयड हैं सर्विस सेक्टर में. एंड दिस इज़ द जनरल पैटर्न जो कि ऑब्जर्व किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में. पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले नहीं बोलेंगे, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता था, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है ना डेवलप था. अब हमारे भी यही हो गया कि सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है. व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स. तो टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टरों में क्या है, ओवर द ईयर्स हैव दे हैव बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न जो ऑब्जर्व किया गया डेवलपमेंट का कंट्रीज़ में. वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेशन. तो हम इस चीज़ को भाई देखो आगे देखेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस जो है वो चेंज हो रही है अलग अलग सेक्टर की. तो अब यहाँ से जो है वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो अब हम करते हैं अपने सेकंड पार्ट में. आई थिंक 3 पार्ट में जाएगी ये चैप्टर भी, ठीक है. तो इसको हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, है ना. वन नाइस डे.